दोस्तों, इस चैनल पर आपको हर तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलेगी। अगर आप ऐसे ही डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सूरज बहुत खुश था। आखिर पूरे 20 साल बाद उसकी मुलाकात उसके कॉलेज के दोस्त से हो रही थी। वो सन 1999 था, जब सूरज अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इंदौर ग्रेजुएशन के लिए गया था। वहाँ के एक अच्छे कॉलेज में उसे बीएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश दिलाकर उसके माता पिता वापस लौट आए थे। एक सामान्य से पक्के मकान के किराए एक छोटा सा कमरा दिला दिया था। उसे कॉलेज आने जाने के लिए एक साइकिल भी दिला दी थी। उस समय सूरज के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उस समय के हिसाब से उसके लिए इतना भी बहुत था। कॉलेज में वहाँ के कुछ स्थानीय लड़कों के साथ सूरज की अच्छी मित्रता हो गई थी। वो पढ़ने लिखने में भी तेज थे और हमेशा सूरज का सहयोग करते थे। उसके साथ पढ़ाई लिखाई और मौज मस्ती में 1 साल कैसे बीत गए सूरज को समझ में नहीं आ पाया था। पर सूरज की परीक्षा पास आते आते उसके पिता का स्वास्थ्य गंभीर रूप से खराब हो गया था और वो अपने व्यापार पर ध्यान नहीं दे पाते थे। मजबूरन परीक्षा के बाद सूरज को लौटकर अपने शहर आना पड़ा। वहाँ उसने एक स्थानीय कॉलेज में बीएससी द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया और अपने पिता का व्यवसाय को भी संभालने में लग गया। अपने इंदौर वाले मित्रों से फ़ोन पर उसका संपर्क बना रहा, पर जीवन की व्यवस्थाओं ने उसे फिर कभी मिलने का मौका नहीं दिया। अब पूरे 20 साल बाद सूरज अपने मित्र से मिलने इंदौर आया था। उसके सबसे पक्के दोस्त सुरेश ने पुराने छात्रों से पुनर्मिलन समारोह का आयोजन उसी के कॉलेज में रखा था। कॉलेज की पार्टी के बाद अगले दिन उसके सभी खास मित्र मोहन, सचिन और विशाल भी सुरेश के घर पर इकट्ठा हुए थे। चाय नाश्ते के बाद सब बातचीत कर रहे थे। बातों बातों में सूरज के उस समय के पड़ोसी का भी जिक्र आया, जो बहुत अंधविश्वासी और डरपोक था। जिस मकान में सूरज इंदौर में रहता था, वहाँ अधिकतर गांव के कम शिक्षित लोग रहते थे। वो मकान किराए पर देने के लिए ही बनाया गया था। सूरज के सभी मित्र उसे हमेशा किसी दूसरी अच्छी जगह रहने की सलाह देते थे, पर वो सूरज के बजट में नहीं था। उसके आड़ोस पड़ोस में कुछ अच्छे सभ्य परिवार भी थे जिनके मकान बहुत अच्छे थे, पर उन सब का सूरज के मकान मालिक से कुछ विवाद था। महीने में 2-3 बार सूरज जिस मकान में रहता उसके आसपास कभी नींबू मिर्च तो कभी कुछ और टोनी टोटके के सामग्री पड़ी हुई मिलती थी। सिर्फ सूरज को छोड़कर उस मकान के सभी लोग हमेशा भूत प्रेत और किसी अनिष्ट के डर से चिंतित रहते थे। सूरज का मकान मालिक इसके लिए हमेशा उसके मोहल्ले वालों को कोसता था। कई बार उसने विवाद भी कर लिया था, पर सूरज इन बातों को नहीं मानता था। वो अपने पड़ोसी को समझाने का बहुत प्रयास करता, पर वह सब व्यर्थ जाता था। सुरेश और उसके बाकी दोस्त ने सूरज के पड़ोसियों का मजाक उड़ाना चालू कर दिया। इस पर आपत्ति करते हुए सूरज ने कहा, यार वो लोग जैसे भी थे दिल के बहुत अच्छे थे। जितना मैं तुम लोगों को याद करता था
उतना उन्हें भी याद करता था। उनसे कभी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। पता नहीं वो लोग कहाँ हैं। आज यहाँ आने से पहले मैं वहाँ उनसे मिलने गया था, पर अब वहाँ उनमें से कोई नहीं रहता। इस पर सुरेश ने सूरज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे यार, तू इतना सेंट क्यों हो रहा है? हमने कब कहा कि वे बुरे लोग थे, पर वो थे बहुत पुराने ख्यालात के और अंधविश्वासी लोग हमेशा किसी टोने टोटके के डर से डरे रहते थे। ये सब बातें हमें तू खुद बताता था। तुम भी तो बताओ, क्या तुम्हारे यहाँ रहते ऐसी कोई घटना हुई जिसे तुम भूत प्रेतों से जोड़ सको? एक गहरी सांस लेकर सूरज ने कहा, हाँ यार, एक बड़ी विचित्र घटना हुई थी जिसके बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया था, तुम लोगों को भी नहीं। सूरज की यह बात सुनकर सब दंग रह गए। सचिन ने आश्चर्य से सूरज की तरफ देखते हुए कहा, अबे ऐसी कौन सी बात हो गई थी जिसे तूने हम लोगों से छिपाया, वो भी इतने सालों तक? शांत भाव से सचिन को देखते हुए सूरज ने कहा, वो बात ही ऐसी थी यार, मैं बहुत डर भी गया था और थोड़ा परेशान भी था कि ये बात किसी को बताऊं या नहीं। मुझे लगा कॉलेज में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। वैसे भी उसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। सूरज के इस जवाब पर विशाल ने बड़ी बेसब्री से कहा, भाई मेरे, हुआ क्या था वो तो बता। उसी गंभीर मुद्रा में सूरज ने बताना चालू किया, वो दिवाली के बाद की बात है। उस दिन भी कॉलेज से लौटकर होमवर्क निपटाकर खाना बनाकर और खाकर रात को पढ़ने के बाद करीब 11:30 बजे मैं सो गया। बड़ी अच्छी नींद आ गई थी, पर थोड़ी देर बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी छाती पर कोई बड़ा भारी सा वजन रखा है, जैसे रेत से भरी हुई बड़ी बोरी। मुझे दम घुटने का एहसास हुआ। मैं घबराकर उठ बैठा। मेरी सांस बड़ी तेज चल रही थी। लाइट जलाकर देखा तो 1:30 बज रहा था। मुझे पहली बार कुछ अजीब सा लगा और भारीपन महसूस हो रहा था। बड़ी घुटन सी लग रही थी, पर मैंने सोचा शायद आज थकान ज़्यादा हो गई है, इसलिए ऐसा लग रहा है। मैं फिर से सो गया। जैसे ही मेरी नींद लगी, फिर वही एहसास हुआ जैसे मेरे ऊपर कोई भारी वजन रखा हो और मेरा दम घुटने लगा। मैं फिर हड़बड़ाकर उठ गया। जल्दी से मैंने लाइट जलाई। इस बार मुझे कुछ डर भी लगा और मेरी धड़कन बढ़ गई थी। इससे पहले मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं इस सोच में पड़ गया। कोई बुरा सपना भी नहीं आया था उस रात। अचानक मेरे मन में मेरे पड़ोसी की टोने टोटके और भूत प्रेतों वाली बातें कौंध गई। पर फिर मैंने सोचा कि शायद मेरी तबीयत खराब हो रही है और ये मेरे मन का वहम है। पर मेरा दिल और दिमाग ये बात मानने को तैयार नहीं थे। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और सर्दी जुकाम या बुखार जैसी कुछ भी नहीं था। इतना कहकर सूरज रुक गया। उसने थोड़ा सा पानी पिया। उसके बाद क्या हुआ? मोहन ने पूछा। फिर उसी अंदाज में सूरज ने बताना चालू किया। इस बार मैंने लाइट नहीं बुझाई। मैं समझना चाह रहा था कि आखिर ये सब क्या है, लेकिन मेरी नींद लगते ही फिर मेरे साथ वैसे ही हुआ। इस बार मैं बहुत घबरा गया था। अब मुझे विश्वास होने लगा था कि ये मेरे मन का भ्रम नहीं है, पर कमरे में कोई भी डरावनी चेहरा या भूत प्रेत जैसी आकृति दिखाई नहीं दी। मेरा मन कह रहा था कि कमरे के बाहर निकलकर अपने पड़ोसी से मदद मांगूं, पर मेरा दिमाग इसकी इजाज़त
नहीं दे रहा था। एक तो वो लोग वैसे भी अंधविश्वासी हैं, पता नहीं क्या समझेंगे। दूसरे मुझे लग रहा था कि कहीं वो मेरा मजाक न उड़ाए, क्योंकि मैं अक्सर उनको समझाता रहता था कि ये उसके मन का वहम है। घड़ी देखी तो 2:15 बज गया था। सोचा खिड़की खोल लूँ, पर दिल के अंदर से आवाज़ आ रही थी कि खिड़की मत खोलना। फिर सोचा कि दरवाज़ा खोलकर छत पर घूम आऊँ, पर फिर जैसे दिल के अंदर से कोई बड़ी सशक्त आवाज़ मुझे बाहर जाने और दरवाज़ा खोलने से मना कर रही थी। तुम लोग उसे दिल की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़, छठी इंद्रियाँ, जो कुछ भी समझो, पर मेरे अंदर से कोई चीज़ मुझसे कह रही थी कि आज यहाँ कोई बहुत बड़ा खतरा है और मुझे किसी भी हालत में सोना नहीं चाहिए। मैं बहुत डर गया। मेरे साथ इसके पहले बहुत ही कम ऐसा हुआ कि मेरे अंदर से किसी चीज़ ने मुझे किसी खतरे का संकेत दिया हो, पर जब भी ऐसा हुआ वो बात सही साबित हुई। थोड़ी देर तक मैं जागता रहा, पर फिर नींद लग गई, पता ही नहीं चला। फिर वही छाती पर कोई बहुत भारी सा वजन और दम घुटने का एहसास। आंखें खोलने पर दिखाई कुछ नहीं दिया, पर मेरा दम घुट रहा था। इस बार मैंने जैसे अपने ऊपर से उस चीज़ को धक्का देकर गिरा दिया जो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मेरी चीख निकल गई। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, कौन है यहाँ? हिम्मत है तो सामने आओ। पर मेरी बात पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। इतना कहकर सूरज ऐसे चुप हो गया जैसे वो सब घटनाएं उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठा हो। सबके चेहरे पर गंभीरता थी। मोहन को तो पसीना आ गया। बाप रे! उसके मुंह से अकस्मात ही निकल पड़ा, और तुमने ये सब बात हमसे छुपाई रखी? सुरेश ने कुछ नाराज़गी प्रकट करते हुए कहा। सूरज ने कहा, अरे यार, पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो। सचिन ने सूरज को टोकते हुए कहा, आगे बताओ सूरज, उसके बाद क्या हुआ? सहमति में सिर हिलाते हुए सूरज ने कहा, मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। कमरे से बाहर जा नहीं सकता और कमरे के अंदर कोई अदृश्य शक्ति मुझे सोने नहीं दे रही थी। खिड़की या दरवाज़ा खोल नहीं सकता था। मन करता था कि पानी पी लूं या थोड़ी चाय बनाकर पी लूं, पर फिर मेरे अंदर से कोई चीज़ मुझे ऐसा करने से मना कर रही थी। वो मुझसे कह रही थी कि चाय पीने के बाद लघुशंका लगने की स्थिति बन सकती है और अभी कमरे के बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? कमरे के अंदर भी तो खतरा है। मैंने अपने अंदर से आ रही उस आवाज़ से पूछा। दिल से बस यही आवाज़ आई, जागते रहो बस, सोना मत। मन मारकर मैंने टेबल से फिजिक्स की पुस्तक उठा ली और बिस्तर पर बैठकर पढ़ने लगा, पर रत्ती भर भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। फिर पता नहीं चला कब नींद लग गई। फिर वही अदृश्य चीज़ आकर मेरी छाती पर बैठ गई और मेरा दम घुटने लगा। फिर मैंने उसे धक्का देकर अपने से अलग किया और मैं ज़ोर से चिल्ला पड़ा, तेरी साले, हिम्मत है तो सामने आ ना। सोए हुए पर क्यों वार करता है? मैंने पलंग के पास पड़ा हुआ एक लकड़ी का डंडा उठाया और उसे पूरे कमरे में बेतहाशा घुमाने लगा कि शायद वो दृश्य शक्ति से टकरा जाए, पर कुछ नहीं हुआ। गुस्से में मैंने अपना पूरा सामान और बिस्तर भी चेक किया। अब की अटैची और बर्तन तक चेक किए, पर कहीं कुछ नहीं था। सूरज की ये बातें सुनकर सुरेश और सचिन को हंसी आ गई, जबकि मोहन अभी भी गंभीर था। तब सूरज ने भी थोड़ा हंसते हुए कहा, तो और क्या करता मैं? मेरी आंखों में नींद पूरी तरह भाग चुकी थी
मुझे बहुत डर लग रहा था। 4 बज गए थे। उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। पहली बार मेरे नज़र अपने कमरे में लगे भगवान विष्णु के पोस्टर पर पड़ी। मैं रोज उसी की आरती करता था। मुझे गुस्सा आ गया कि जिसकी मैं रोज पूजा करता हूँ वो भी मेरी सहायता नहीं कर रहे। आखिर भगवान की तस्वीर होते हुए कोई भूत प्रेत जैसी चीज यहाँ कैसे आ सकती है। फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि किसी गंभीर खतरे के वक्त तुम जो ये अपने दिल की आवाज सुनते हो वही भगवान की तुम्हारे लिए सहायता है। पर अब मुझे गुस्सा आने लगा। यदि रात भर जागता रहा तो सुबह खाना बनाकर कॉलेज कैसे जा पाऊंगा। सोचा अपने कमरे के ठीक बगल वाले पड़ोसी राम सिंह भाई साहब को जगा लूं। अपने पड़ोसियों में मेरी सबसे अच्छी उन्हीं से बनती थी। मेरे और उसके कमरे के बीच एक दरवाज़ा था जिसे हम दोनों अपनी अपनी तरफ से लॉक रखते थे और पर्दे भी डाल रखे थे। पर मेरा मन ये बात नहीं मान रहा था। तुम लोगों को याद होगा कि उस वक्त मैं सेना में जाना चाहता था। मैंने ये बात अपने सभी पड़ोसियों को बता रखी थी। मुझे लगा कि कहीं वो मेरा मजाक न उड़ाने लगे कि ऐसे डरपोक लड़का सेना में कैसे जाएगा। पर मेरे अंदर से वही आवाज़ कह रही थी मुझे उन्हें जगा के उनसे पूरी बात बता देनी चाहिए। मैं हमारे बीच के उस दरवाजे को खटखटा के उनको कई बार आवाज़ दी पर उस तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। मैं निराश होकर पलंग पर बैठ गया। तब मेरे मन में पहली बार ये ख्याल आया कि आज रात कोई भी शायद लघुशंका करने के लिए नहीं उठा है। जब से मैं वहाँ रह रहा था ऐसा कभी नहीं हुआ था कि रात को टॉयलेट के दरवाजे और हैंडपंप की आवाज़ 2 या 3 बार ना आए। उस घर का टॉयलेट, बाथरूम और हैंडपंप ठीक मेरे कमरे के सामने आंगन की बाईं ओर था। तब मुझे लगा कि शायद ये जो भी अदृश्य शक्ति है मुझे परेशान कर रही है। ज़रूर ये मेरे पड़ोसी को भी सता रही होगी। इसलिए आज कोई भी डर के मारे बाहर नहीं निकल रहा। मैं बुरी तरह से बेचैन हो गया कि अब क्या करूं। अचानक मुझे याद आया कि भूत प्रेत हनुमान जी से डरते हैं। मुझे हनुमान चालीसा पूरी याद थी। तब मैं पलंग पर बैठकर मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। थोड़ी देर बाद घड़ी देखी तो 4:45 बज गए थे। मुझे तेज नींद आने लगी और मैं फिर सो गया। फिर वही छाती पर वजन, दम घुटने का एहसास हुआ। मैं उसी दृश्य शक्ति को धकेलते हुए फिर घबराकर उठ बैठा। फिर मैंने गालियाँ बकते हुए वहाँ पड़े डंडा पूरे कमरे में घुमाना चालू कर दिया, पर सब व्यर्थ। मैं थक कर पलंग पर बैठ गया। अब मुझे जोर से प्यास लगी आई थी और सिर में भी दर्द होने लगा था। मैंने सोचा कि डिस्प्रिन खाकर पानी पी लूं, पर फिर मेरे अंदर की आवाज़ ने मुझे ऐसा करने से रोका। मैं खिसियाकर उससे मन ही मन पूछा कि तो मैं क्या करूं। फिर मेरे दिल से आवाज़ आई कि थोड़ी देर और जाग लो, सुबह 5:40 पर इन शक्ति का असर समाप्त हो जाएगा, तब सो जाना। मैंने घड़ी देखी तो 5:15 हो चुका था। फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उतना समय काट लिया। ठीक 5:40 पर कमरे का वो भारीपन अचानक गायब हो गया। कमरा अचानक जैसे ताज़ी हवा से भर गया हो। ऐसा लगा वो घुटन भरा माहौल ख़त्म हो गया है। मैंने पानी में डिस्प्रिन घोलकर पी और सो गया। फिर बड़ी अच्छी नींद आई। ऐसा कहकर सूरज ने उस रात को याद करते हुए चैन की सांस ली। मोहन ने आश्चर्य से सूरज की तरफ देखते हुए कहा, यार मुझे तो तेरी बात सुनकर ही कँपकँपी छूट गई।
पता नहीं कैसे तुमने वो रात काटी। तुम्हारी जगह यदि कोई और होता तो बचाओ बचाओ चिल्लाकर शोर मचाने लगता। खैर फिर सुबह क्या हुआ? हल्का सा मुस्कुराते हुए सूरज ने कहना चालू किया। और क्या होना था। सुबह 9:30 बजे नींद खुली। मैं कमरे से बाहर निकला, आंगन में बैठ गया। देखा कि वहाँ मेरे भी पड़ोसी बैठे हुए हैं, उबासियाँ ले रहे थे। मेरे सभी पड़ोसी प्राय मेरे उठने से पहले सुबह 7 बजे तक अपने अपने काम पर निकल जाते थे। उनको इस हालत में देखकर मुझे रात वाला अपना अंदाजा सही लगा कि उस अदृश्य शक्ति ने शायद इन्हें भी सताया है। पर मैंने किसी से नहीं पूछा। मेरे बगल वाले राम सिंह भाई मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। फिर उसकी पत्नी मंजू भी मुझसे बोल पड़ी, रात बहुत बुरी कटी सूरज। तुम मानो या ना मानो, पर रात को कोई चीज़ थी जिसने हमें सोने नहीं दिया। जरूर किसी ने टोटका किया होगा। सुबह 6 बजे सोए हम सब लोग। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग बन गया। मैंने गुस्से से कहा, रात को उस चीज़ ने मुझे भी सोने नहीं दिया। मैं जानता हूँ कि कैसे रात कटी। मैं आप लोगों को आवाज़ दी थी और दरवाज़ा खटखटाया था, पर आप लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। उत्तर में राम सिंह भाई साहब बोले, तुम रात में गंदी गंदी गालियाँ पक रहे थे और कुछ उठा-पटक करने की आवाज़ थी। तुम्हारे कमरे से आ रही थी। हमने सोचा कि वो भूत तुम्हारे अंदर घुस गया है। हम बहुत डर गए थे, इसलिए दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे उनकी यह मूर्खता पर बड़ा गुस्सा आया। मैंने तुनना कर कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने अपना सामान चेक कर रहा था। डर मुझे भी बहुत लग रहा था। अब तो 2 लोग थे, पर मैं तो अकेला था। यदि दरवाज़ा खोल लेते तो कम से कम हम साथ मिलकर डर लेते। मेरी इस बात पर सब हंस पड़े। मुझे भी हंसी आ गई। फिर मैं बाकी पड़ोसियों ने भी रात को उसके साथ भी ऐसा होने की पुष्टि की। राम भैया के दूसरी तरफ वाले विनोद भाई साहब ने बताया कि वो सुबह 8 बजे उठ गए थे और उन्होंने घर के मुख्य दरवाजे के पास कुछ तंत्र मंत्र का सामान, फूल माला और किसी जानवर की हड्डियां देखी थी। उन्होंने सफाई करने वाली बाई से उठवाकर की गाड़ी में डलवा दिया था। उन्होंने ये बात जाकर हमारे मकान मालिक को भी बता दी, जिन्होंने तुरंत आकर हमारे अगल बगल के मकान वालों को खूब बुरा भला कहा। थोड़ी देर तक इसी मुद्दे पर हम सब में बातचीत चलती रही। हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सब अपने अपने कमरे में बजरंगबली की एक एक फ़ोटो लगा लें। उसी दिन शाम को मैंने बाजार से हनुमान जी का एक पोस्टर लेकर अपने कमरे में लगा लिया। उसके बाद फिर कभी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए भी फिर मैंने तुम लोगों को इस घटना का जिक्र उस समय नहीं किया। सूरज के इतना कहने पर कुछ देर तो सन्नाटा छाया रहा। सब सोच में पड़ गए कि सुरेश ने कहा, समझ में नहीं आता उस रात को वो क्या चीज़ रही होगी, पर तुझे ये बात हम लोगों को बतानी ज़रूरी थी। तुझे क्यों ऐसा लगा कि हम तेरे बात का विश्वास नहीं करेंगे? इस पर सूरज ने समझाते हुए कहा, भाई उस समय तक मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो चुकी थी। मैं पहले से ही परेशान था। इस घटना से मैं बहुत डर गया था। मैं नहीं चाहता था कि ये बात कॉलेज में किसी को भी पता चले। तुम लोग भले ही मेरा मजाक ना उड़ाते, पर बाकियों का क्या, इसलिए मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। अपने घर में भी नहीं बताया। वहाँ सब पहले से ही परेशान थे। तब विशाल ने मुस्कुराते हुए सुरेश से कहा, छोड़ना यार इस बात को, अब तो बता दिया ना। अब एक एक चाय पिलवा। अपना भाई सही सलामत है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सुरेश ने कहा, ठीक है भाई, कहकर मुस्कुराकर सहमति से सर हिला दिया। अगले दिन सूरज
अपने घर वापस लौट गया, पर उस एक डरावनी रात की बात ने उसके दोस्तों के लिए भी 20 साल बाद हुई मुलाकात को और भी ज़्यादा यादगार बना दिया था। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हर हर महादेव।